नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित। वो इस पद पर पहली आदिवासी महिला और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी। सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा देश भर के कई नेताओं ने श्रीमती मुर्मू को उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। मूल्य वृद्धि और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ोतरी के मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के वर्ष में लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा होगी। दिनेश गुणवर्धने ने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नीरज चोपड़ा और रोहित यादव ने अमेरिका के ओरेगॉन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पारुपल्ली कश्यप का मुकाबला मलेशिया के सुंगजू वेन से और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज शाम होगा पोर्ट ऑफ स्पेन में। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं मुनीश शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने कल शाम मतगणना पूरी होने के बाद श्रीमती मुर्मू के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को 64% और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में श्रीमती मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। एक रिपोर्ट। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। वह भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। 1997 में श्रीमती मुर्मू पहली बार राजनीति में शामिल हुई और ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर अधिसूचित क्षेत्र परिषद में पार्षद चुनी गयीं। उन्होंने 2000 से 2009 तक रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक और 1 बार ओडिशा सरकार में वाणिज्य, परिवहन, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास मंत्री के रूप में कार्य किया। 18 मई 2015 को श्रीमती मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली और पिछले साल 12 जुलाई तक इस पद पर रहीं। वह राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं और किसी भी भारतीय राज्य में राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला आदिवासी नेता थीं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली पहली जनजातीय महिला हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों तथा सांसदों ने श्रीमती मुर्मू के आवास पर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि श्रीमती मुर्मू का जीवन, उनका संघर्ष और उनकी सफलता हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है और वो हमारे नागरिकों, खासकर गरीबों और दलितों के लिए आशा की एक किरण बनकर उभरी हैं। देश के अनेक नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी श्रीमती मुर्मू को देश का 15वां राष्ट्रपति चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उनके सफल कार्यकाल की कामना करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में उनका अनुभव, निस्वार्थ सेवा भावना और आम लोगों की समस्याओं की गहरी समझ से राष्ट्र को लाभ होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उनके सशक्त मार्गदर्शन में देश की जनता नए भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को उनकी जीत पर बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे निर्भय और निष्पक्ष होकर संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने आज द्रौपदी मुर्मू के देश का अगला राष्ट्रपति निर्वाचित होने के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए और इसके साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बढ़ती कीमतों और जीएसटी दरों में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। आज दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामे के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा करते रहे। शोरगुल जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इस समय सदन की कार्यवाही जारी है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति बनी रही। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्षी सदस्यों द्वारा महंगाई और जीएसटी दरों में वृद्धि के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इसके बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। श्री नायडू ने कहा कि सदन की कार्यवाही 1 सप्ताह से लगातार बाधित हो रही है, जबकि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर प्रश्नकाल शुरू किया गया। कांग्रेस, वामदल, आम आदमी पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र समिति, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दलों के सदस्य शोर शराबा करते रहे। सदन के नेता पीयूष गोयल ने दोहराया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के कोविड से स्वस्थ होने के बाद सरकार इस पर चर्चा को तैयार है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष की मांग है कि नियम 267 के तहत मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर सदन में चर्चा की जाए। इससे पहले निर्दलीय सदस्य कपिल सिब्बल को शपथ दिलाई गई। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने आज सरकार से आम आदमी की दैनिक जरूरत की चीजों, दुग्ध उत्पादों और आवश्यक वस्तुओं पर लगाए गए जीएसटी को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस और वामपंथी दलों ने मूल्य वृद्धि के विरोध में संसद भवन परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान सशक्त करने का आह्वान किया है। इस वर्ष देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से
13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन यानी 22 जुलाई का हमारे इतिहास में विशेष स्थान है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अंगीकार किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से नागरिकों, विशेषकर युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सभी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि साहस, शांति और सच्चाई का प्रतीक तिरंगा हर भारतीय का गौरव है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने का मामला अभी शीर्ष न्यायालय की संवैधानिक पीठ के विचाराधीन है और फैसले की प्रतीक्षा है। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधि आयोग ने अपनी रिपोर्टों में दिल्ली के बाहर भी उच्चतम न्यायालय की पीठ स्थापित करने का सुझाव दिया था। श्री रिजिजू ने कहा कि सन 2010 में भारत के प्रधान न्यायाधीश ने यह माना था कि दिल्ली के बाहर उच्चतम न्यायालय की पीठ स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की सिफारिश की है। सूत्रों के अनुसार ये निर्णय दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के बाद लिया गया है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 और दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 में प्रथम दृष्टया उल्लंघन की बात कही गई है। रिपोर्ट में शराब के ठेके देने के उपरांत लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने की खामियों का भी उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने ब्रिटेन के अपने समकक्ष स्टीफन लॉफ्ग्रोव से कल मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में 2030 के रोड मैप के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई चर्चा के मद्देनजर दोनों सुरक्षा सलाहकारों ने आत्मनिर्भर भारत पहल के प्रमुख उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। साइबर सुरक्षा, समुद्री और भारत प्रशांत क्षेत्रीय सुरक्षा और उग्रवाद से निपटने के मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। श्रीलंका में दिनेश गुणावर्धने ने आज प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। कल रानिल विक्रमसिंघे ने देश के नए राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इस बीच सुरक्षा बलों ने आज सवेरे राजधानी कोलंबो में सरकार विरोधी मुख्य शिविर में छापेमारी की, टेंट उखाड़ दिए और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते पिछले कई महीनों से व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के ज्यादातर नागरिकों का ये मानना है कि स्थिति के लिए पूर्ववर्ती सरकार ही जिम्मेदार है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित। वे इस पद पर पहली आदिवासी महिला और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी। सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और देश भर के कई नेताओं ने श्रीमती मुर्मू को उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। मूल्य वृद्धि और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ोतरी के मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के साल में लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं और 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए। आज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा होगी। दिनेश गुणवर्धने ने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नीरज चोपड़ा और रोहित यादव ने अमेरिका के ओरेगोन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और ताइपेई ओपन बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पारुपल्ली कश्यप का मुकाबला मलेशिया के सुंग जू वेन से। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज शाम पोर्ट ऑफ स्पेन में। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा आज की जाएगी। जूरी ने आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार हैं और इन पुरस्कारों का उद्देश्य ऐसी फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है जो कलात्मक और तकनीकी रूप से उत्कृष्ट होने के साथ साथ सामाजिक रूप से भी प्रासंगिक हों। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अभी तक 201 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। इसी दौरान 21,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई और 21,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.46% है और अभी तक 87 करोड़ 16 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। इसमें भारत के 215 खिलाड़ी 19 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में राष्ट्रमंडल खेल क्विज का प्रसारण कर रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई राष्ट्रमंडल खेल क्विज में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में एक है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने देश का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। 1921 में पिंगली वेंकैया ने गांधी जी के समक्ष ध्वज का डिजाइन प्रस्तुत किया, जिसमें लाल और हरा 2 रंग थे। आज समाज नेता और शिक्षाविद लाला हंसराज ने सुझाव दिया कि ध्वज के केंद्र में चरखा जोड़ा जाए। गांधी जी ने बाद में ध्वज को संशोधित किया और बीच में सफेद रंग की पट्टी जोड़ी। मई 1923 में नागपुर में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हजारों लोगों ने इस ध्वज को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे।
ये ध्वज भारत के लिए राष्ट्रवाद से संबंधित हो गया और इसे अगस्त 1931 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई। अधिवेशन में पट्टियों की वर्तमान व्यवस्था और लाल के स्थान पर केसरिया रंग के उपयोग की भी स्वीकृति दी गई। केसरिया रंग साहस और बलिदान, सफेद रंग शांति और सत्य और हरा रंग उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने देश के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और उसमें कुछ संशोधन भी किए। पट्टियों का रंग तो केसरिया, सफेद और हरा ही रहा, परंतु पहिए के स्थान पर 24 धारियों वाला नीले रंग का धम्म चक्र जोड़ा गया और इस प्रकार हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण हुआ। आज हम स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र मोहन सेन गुप्त को याद कर रहे हैं। उन्हें प्यार से देशप्रिय भी कहा जाता है। जतेंद्र मोहन का जन्म 22 फरवरी 1885 को चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे मूल रूप से अनुशीलन समिति के सदस्य थे, लेकिन बाद में वो बैरिस्टर एट लॉ बन गए। कई मामलों में उन्होंने अदालत में राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों का बचाव किया और उन्हें फांसी के फंदे से बचाया। उन्होंने पहाड़ तल्ली मुकदमे में सूर्य सेन, अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती का बचाव किया और एक युवा क्रांतिकारी प्रेमानंद दत्ता को भी बचाया, जो इंस्पेक्टर की हत्या से संबंधित मामले में आरोपी थे। जतेंद्र ने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ दी। उन्होंने आंदोलनों का आयोजन और नेतृत्व किया। चांदपुर में वे चाय बागानों के सत्याग्रही मजदूरों के साथ जुड़े थे। इसके लिए उन्हें 1921 में गिरफ्तार किया गया। देश बंधु चितरंजन दास के बाद जतेंद्र मोहन बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने और उसके उपरांत 1925 में कलकत्ता निगम के मेयर भी रहे। वे 1926, 1927, 1928 और 1930 में भी कलकत्ता के मेयर चुने गए। वे 1926 में बंगाल विधान परिषद के लिए चुने गए। फरवरी 1930 में वे बर्मा गए, जहां उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। पुलिस ने 14 मार्च 1930 को सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन बाद में वे बरी कर दिए गए। जतेंद्र मोहन कलकत्ता लौट आए और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय हो गए। वे कई बार गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए। उन्होंने अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर छापे के बाद चटगांव के लोगों पर किए गए अत्याचारों की अनाधिकारिक जांच शुरू की। वे अक्टूबर 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए और अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत लौटते हुए उन्हें 17 जनवरी 1932 को मुंबई के पास जहाज पर ही गिरफ्तार किया गया और पूना में यरवदा जेल भेज दिया गया। बाद में उन्हें दार्जिलिंग भेज दिया गया, जहां दुर्व्यवहार और एकांतवास के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें 5 जून 1933 को रांची में नजरबंद किया गया, जहां केवल उनकी पत्नी को उनके पास जाने की अनुमति थी। 22 जुलाई 1933 को रांची में जेल में ही जतेंद्र मोहन सेन गुप्त की मृत्यु हो गई। महान स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र मोहन सेन गुप्त को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और अब आज का संस्कृति संदेश, जो समर्पित है हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश को। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है। मखमली आवाज के धनी मुकेश की आज जयंती है। मुकेश चंद माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। मुकेश की आवाज बहुत आकर्षक थी। उनके एक रिश्तेदार मोतीलाल उनके गाने से
इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपने साथ बम्बई ले गए। सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। 1941 में मुकेश को हिंदी फिल्म निर्दोष में मुख्य कलाकार का काम मिला। 1959 में मुकेश को अनाड़ी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। 1974 में फिल्म रजनीगंधा के गाने के लिए मुकेश को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। 1976 में यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी के शीर्षक गीत के लिए मुकेश को अपने करियर का चौथा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। मुकेश ने अपने करियर का आखिरी गाना अपने दोस्त राज कपूर की फिल्म के लिए ही गाया था, लेकिन 1978 में इस फिल्म के प्रदर्शित होने से 2 साल पहले ही 27 अगस्त 1976 को मुकेश का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और AIRnews@gmail.com। 24 जुलाई को सुनिए कार्यक्रम का पहला अंक। आपके सवाल हमें 22 जुलाई तक मिल जाने चाहिए। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। 12वीं कक्षा में कुल 14,35,366 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 92.71 रहा है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 91.25 और छात्राओं का 94.54% रहा। 10वीं कक्षा में 94.4% छात्र उत्तीर्ण हुए। लड़कियों का पास प्रतिशत 95.21 रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 93.8% रहा। भारत के नीरज चोपड़ा और रोहित यादव विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और एल्दोस पॉल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज खेला जाएगा पोर्ट ऑफ स्पेन में। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। ताइपे ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज पारुपल्ली कश्यप का मुकाबला मलेशिया के सुंग जू वेन से होगा। महिला डबल्स में भारत की तनीषा क्रास्टो और श्रुति मिश्रा का मुकाबला हांगकांग की योयो एनजीत याओ और युंग नगाटिंग से होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित। वो इस पद पर पहली आदिवासी महिला और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी हैं। सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश भर के कई नेताओं ने श्रीमती मुर्मू को उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। मूल्य वृद्धि और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ोतरी के मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के साल में लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं और 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा होगी आज। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।